नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो रहेगा बट्टे का अपलेखन या ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि का अपलेखन, राइट ऑफ। ठीक है। तो बट्टों को जो ऋणपत्रों को जब हम बट्टे पर जारी करते हैं या ऋणपत्रों का जो शोधन है वो प्रीमियम पर किया जाता है, तो दोनों स्थिति में जो हमारे पास बट्टे की राशि है या निर्गमन पर हानि की राशि है उसका अपलिखन यानी उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, उसको अपलिखित कैसे करते हैं, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा है या निर्गमन पर हानि है वो क्या होती है, एक पूंजी हानि होती है या एक अवास्तविक परिसंपत्ति होती है। और इस हानि को क्या किया जाता है कि जो ऋणपत्र की अवधि होती है उस ऋणपत्र की अवधि जैसे 5 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए जारी किया गया है, तो उस अवधि के दौरान इनका क्या किया जाता है, अपलेखन किया जाता है। और इसको अपलिखित किस में से करते हैं, लाभों में से अपलिखित करते हैं। यानी जो बट्टे पर राशि है या जो ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि की राशि है उसको क्या किया जाता है कि जो भी समयावधि है ऋणपत्रों की, उस समयावधि के आधार पर उसको प्रतिवर्ष लाभों में से अपलिखित करते रहते हैं। तो ठीक है कि जो भी ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा या निर्गमन पर हानि है उसको क्या है, वो एक तरीके से क्या है, वो एक पूंजी हानि है। और उसको किस में से अपलिखित किया जाता है, लाभों में से अपलिखित किया जाता है। और कब किया जाता है कि जो ऋणपत्र की जो परिपक्वता अवधि आती है या ऋणपत्रों के जो शोधन की समय है उस अवधि के दौरान उसको क्या किया जाता है, अपलिखित प्रतिवर्ष के आधार पर किया जाता है। जब तक इन को अपलिखित नहीं किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि जो बट्टा है या जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम है, तो उसको जब तक अपलिखित नहीं किया जाता है, तो अगर इसकी अवधि है वो 12 महीने से जाता है, तो इसको हम बैलेंस शीट के अंतर्गत नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, करंट नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। कब कि जब ये जो बट्टे की डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है जिसकी अपलिखित होने का जो समय है वो 12 महीने से अधिक का हो, तो हम इसमें दिखाएंगे। और यदि बट्टे की राशि या जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर अपलिखित होना हो, तो इसको हम बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं कि अगर जो बट्टे की राशि या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की राशि जो अपलिखित होनी है वो चिट्ठे की तिथि से 12 माह के अंदर अपलिखित होनी है, तो इसको हम बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत दिखाते हैं। और यदि 12 माह के बाद भी यानी 3 4 5 वर्षों में होनी है, तो इसको हम नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, उसको हम क्या करते हैं, प्रति वर्ष अपलिखित करते हैं। और प्रति वर्ष अपलिखित किस में से करेंगे, लाभों में से अपलिखित करेंगे, जो भी समयावधि है उस समयावधि के आधार पर। ठीक है। अब देखिए कि जो हम अपलिखित करते हैं तो उसके लिए जनरल प्रविष्टि क्या बढ़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो भी हम राशि अपलिखित कर रहे हैं उसको हम किस खाते से कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभों में से कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो निर्गमन पर हानि है या बट्टे की राशि है उसको अपलिखित करने की दो विधियां, स्थायी किस्त विधि और अस्थायी किस्त विधि। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। तो दोनों विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि दोनों विधियां क्या है। देखिए, स्थायी किस्त विधि के बारे में पहले हम बात करते हैं। स्थायी किस्त विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो ऋण पत्र जारी किए गए हैं उनका जो शोधन है या मोचन एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। जैसे हमने ऋण पत्र जारी कर दिया, 10% ऋण पत्र है और इसमें कह दिया कि 5 वर्ष बाद शोधनीय है या 5 वर्ष बाद में मोचनीय है, तो इनका जो पूर्ण भुगतान है वो पूरा पूरा कब किया जाएगा, 5 वर्ष के बाद किया जाएगा। ठीक है। तो इन ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो भी बट्टे की राशि है वो बराबर 5 वर्षों में क्या कर देते हैं, हम बांट देते हैं। और समान राशि है वो प्रतिवर्ष लाभों से अपलिखित करते रहते हैं। तो ये तो क्या कहलाएगी, स्थायी किस्त विधि कहलाएगी। कब है कि जब ऋण पत्रों का मोचन एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है तो बट्टे की राशि को क्या किया जाता है, उस अवधि में बराबर बांट दिया जाता है और समान राशि प्रतिवर्ष लाभों से अपलिखित कर दी जाती है। तो वो तो क्या कहलाएगी, स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी किस्त विधि कहलाएगी। और दूसरी है अस्थायी किस्त विधि। तो अस्थायी किस्त विधि क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अस्थायी किस्त विधि में क्या होता है कि जब ऋणपत्रों का भुगतान
वार्षिक आहरण या किस्तों में किया जाता है तो उस स्थिति में बट्टे का अपलेखन प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया ऋण पत्रों के आधार पर किया जाएगा। और इस विधि में क्या होता है कि जो बट्टे की राशि है वो साल दर साल क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक उदाहरण के लिए बात करते हैं कि हमने 10% के 10,000 ऋण पत्र जारी किए और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो पहली विधि तो यह कहती है कि जो 10,000 ऋण पत्रों की राशि है वो 5 वर्ष के बाद में भुगतान करनी है। ठीक है, वो तो होगी पहली विधि। तो उसमें तो क्या होता है कि जो भी बट्टे की राशि है तो उसको बराबर 5 भागों में बांट देते हैं और हर वर्ष बराबर राशि को हम क्या करते हैं, लाभों से अपलिखित कर देते हैं। लेकिन ऐसा किस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो ऋण पत्र है, जैसे हमने जारी कितने किए, 10,000, और प्रश्न में कह दिया कि प्रतिवर्ष 2,000 ऋण पत्रों का भुगतान किया जाएगा। प्रतिवर्ष 2,000 ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता। तो इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं कि वार्षिक आहरण के आधार या किस्तों में जब हम क्या करते हैं, ऋण पत्रों का भुगतान करते हैं, तो जो बट्टे की राशि का अपलेखन है वो शेष रहे ऋण पत्रों के आधार पर किया जाता है। इसको देखिए, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। एक उदाहरण आपके सामने लिखा गया है कि एक कंपनी ने 15 लाख रुपए के 9% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित करती है, जिनका मोचन वार्षिक आहरण पर प्रत्येक वर्ष के अंत में 3 लाख रुपए से किया जाता है। यानी कंपनी ने कितने ऋण पत्र जारी किए, 15 लाख के। ठीक है, किस पर, 10% डिस्काउंट पर। तो 15 लाख का 10% कितना हो गया, 1,50,000। तो हमें जो ऋण बट्टे का जो अपलेखन करना है वो कितने का करना है, 1,50,000 का करना है। और ये कहता है कि जो 15 लाख में से प्रति वर्ष, 15 लाख में से कितना, प्रति वर्ष 3 लाख रुपए का क्या कर देती है, भुगतान कर देती है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि 15 लाख रुपए का भुगतान कितने वर्ष के बाद में करना है। अगर ऐसा कह देता तो वो तो पहली विधि हो जाती है जिसमें पूरी पूरी राशि एक समय अवधि के बाद में भुगतान की जाती है। लेकिन इसमें क्या कहा जाता है कि जो ऋण पत्र की राशि है वो वार्षिक आधार पर, तो वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष कितना चुकाएंगे, 3 लाख, और जब 5 साल हो जाएंगे तो कितने चुक जाएंगे, पूरे के पूरे 15 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो ऋण पत्रों पर बट्टे का अपलेखन है वो किस प्रकार से होगा। देखिए, नीचे मैंने एक सारणी के द्वारा इस चीज को समझाया है, आप समझने की कोशिश करें। वर्ष कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो राशि है वो पहले साल कितनी है, 15 लाख, फिर 3 लाख का भुगतान कर दिया, कितनी बची, 12 लाख, फिर 3 लाख का भुगतान कर दिया, 9 लाख, फिर 3 लाख का भुगतान कर दिया, कितनी बच गई, 6 लाख, और 6 लाख में से 3 लाख का भुगतान कर दिया, कितनी बच गई, 3 लाख रुपए बच गए। इनका जो अनुपात है इनको हम भार के आधार पर देते हैं, तो 5 वर्ष, 4 3 2 1 और टोटल हो गए 15। ठीक है, जो अपलिखित राशि है वो प्रतिवर्ष कितनी अपलिखित की जानी है। तो बट्टे की कुल राशि मैंने ऊपर बताया था कि 15 लाख का 10% कितना आया था, 1.5 लाख रुपए। कितना, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए को जब हम अपलिखित करेंगे तो पहले वर्ष में 1,50,000 गुणा 5/15, दूसरे वर्ष 1,50,000 गुणा 4/15, तीसरे वर्ष 1,50,000 गुणा 3/15, और चौथे वर्ष 1,50,000 गुणा 2/15, और तीसरे वर्ष 1,50,000 गुणा 1/15। और इनकी जो राशि वो आई 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, और जोड़ मारने पर टोटल राशि कितनी आएगी, बट्टे की कुल राशि के बराबर 1,50,000 रुपये। तो द्वितीय अस्थायी किस्त विधि है वो ये कहती है कि जब ऋण पत्रों का भुगतान वार्षिक आधार पर किस्तों में किया जाता है तो बट्टे की राशि जो ऋण पत्र की शेष रही राशि होती है उसके अनुपात के आधार पर हम क्या करेंगे, अपलिखित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राशि कितनी है, 15 लाख, तो यहाँ पर 5, फिर 12 लाख, फिर 9 लाख, फिर 6 लाख, और फिर 3 लाख। इस प्रकार से जो अनुपात के आधार पर हम अपलिखित करेंगे वो इस प्रकार से गणना की जाएगी। ठीक है, तो जब हम ऋण पत्रों पर बट्टे या हानि के अपलेखन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो स्थितियां आती है कि ऋण पत्र का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद में पूरा किया गया है या ऋण पत्र का भुगतान वार्षिक आधार पर किया गया है। तो दोनों स्थितियों में हम किस प्रकार से बट्टे का अपलेखन करेंगे वो आज की क्लास में हमने देखा है। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।